आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक कारक और एक होता है बाह्य कारक। आंतरिक कारक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और बाह्य कारक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। वे कारक होते हैं जो आंतरिक रूप से प्रभावित होते हैं। जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके आंतरिक रूप से प्रभावित करने वाले कारकों को इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, और बाह्य कारक वो होते हैं जो बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहला होता है वंशानुक्रम। वे फैक्टर्स या वे कारक जो आंतरिक रूप से निहित होते हैं व्यक्ति में। तो आंतरिक रूप से निहित कारक होते हैं, सबसे पहला होता है हेरिडिटी, वंशानुक्रम। दूसरा होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैविक कारक। तीसरा होता है इंटेलिजेंस, बुद्धि। चौथा होता है इमोशनल फैक्टर्स, मतलब संवेग संबंधी। और फिफ्थ होता है सोशल नेचर, सामाजिक प्रकृति। तो जैसा कि वंशानुक्रम संबंधी कारक है, तो वंशानुक्रम संबंधी कारक गर्भधारण के समय माता पिता से बालक में प्रवेश करता है। वंशानुक्रम जन्म के समय बालक में माता पिता से प्रवेश करता है, और ये जो जीन्स हैं वो बालक की अभिवृद्धि और विकास, ये जो है कारक अभिवृद्धि और विकास में शामिल होते हैं। इसके अलावा बालक की ऊंचाई, भार, आंखों का रंग, त्वचा, बालों की प्रकृति, शारीरिक गठन, तंत्रिका तंत्र इसी पर हेरिडिटी पर निर्भर करते हैं। वंशानुक्रम से आई गुणवत्ता ही बालक के अभिवृद्धि और विकास में सहायक होती है। इसके अलावा यदि वंशानुक्रम का योगदान बालक के लिए संतोषप्रद है तो वह आगे उसके वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, उसके आधार पर ही बालकों के शारीरिक गठन होता है, उनकी ऊंचाई, उनका रंग और उनकी शारीरिक बनावट निर्भर करती है। दूसरा कारक आता है जैविक कारक। जैविक कारक होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल फैक्टर से हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर का अर्थ है जैविक संरचना। तो जैविक संरचना का भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण स्थान है। ये बालक को विभिन्न प्रकार से प्रेजेंट करता है। जैसे कि बालक शारीरिक रूप से कमजोर है यदि, तो वह यह दर्शाता है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर यह दर्शाता है कि वह उसके अंदर कुछ कमी है, या शारीरिक अभिवृद्धि के साथ साथ मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक विकास पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है जब वह शारीरिक रूप से कमजोर होता है। मतलब उसकी जैविक संरचना यदि शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसमें विभिन्न प्रकार की आंतरिक कमियां दिखाई देती हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में उसका नर्वस सिस्टम होता है। जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम उसकी गति को नियंत्रित करता है, उसके ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करता है और उसके विभिन्न वृद्धि एवं विकास में प्रभाव डालता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल जो फैक्टर है उसमें उसकी इंटरनल सीक्रेशन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो कि उसकी संरचना को प्रभावित करती हैं। इन ग्रंथियों के कारण व्यक्ति के विकास में आवश्यक रूप से विकास नहीं हो पाता है, और एक भी ग्रंथि के असामान्य कार्य करने से उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रभावित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति की अभिवृद्धि और विकास में असामान्यता आ जाती है बायोलॉजिकल फैक्टर्स से।
इसके अलावा उसकी जो शारीरिक संरचना है, जैसे नाटा होना, चेहरा बड़ा और बाकी शरीर के अंगों का छोटा होना तथा हीनता की भावना उत्पन्न होना, जिसके कारण वह समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता। तीसरा इंटरनल फैक्टर होता है बुद्धि। बुद्धि हम सभी जानते हैं कि गॉड गिफ्टेड होती है, परंतु जब वह माँ के गर्भ से बाहर निकलता है और विद्यालय जाता है 2.5 साल की उम्र के बाद, तो उसमें सीखने की योग्यता, समायोजन और सही समय का निर्णय वह अपनी बुद्धि के द्वारा ही करता है। बुद्धि के तत्व बालक के संपूर्ण विकास में एक भूमिका निभाते हैं तथा उसके सामाजिक पक्ष को भी प्रभावित करते हैं। बुद्धि उसके सामाजिक पक्ष को प्रभावित करती है, उसकी समायोजन क्षमता को बढ़ाती है और उसके अंदर विभिन्न योग्यताओं का जन्म देती है। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा सांवेगिक संबंधी कारक। संवेग संबंधी कारक हम सभी जानते हैं, हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा है कि संवेग क्या होते हैं। तो सांवेगिक परिपक्वता मनुष्य एवं बालक को समायोजन में सहायक होती है। यदि उसके संवेग नियंत्रित होते हैं तो वह कहीं भी समायोजित हो जाता है, नहीं तो वह कुसमायोजन का कारण उत्पन्न करता है, मल एडजस्टमेंट का। हम सभी जानते हैं कि नकारात्मक संवेग जैसे भय, क्रोध, ईर्ष्या आदि बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और चारित्रिक पक्ष को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार हम सब जानते हैं कि जो हमारे सकारात्मक संवेग होते हैं वह सभी हमें समायोजन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सामाजिक प्रकृति। सामाजिक प्रकृति जो है वह प्रकृति उसके वंशानुक्रम, जैविक कारक, बुद्धि और संवेग पर निर्भर करती है। यदि ये सभी चारों फैक्टर्स उसके बैलेंस होते हैं तो वह अच्छी सामाजिक प्रकृति का व्यक्ति होता है तथा समायोजित होता है। बाह्य कारक जो होते हैं हमारे बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक क्या होते हैं? वे होते हैं जो बाहरी वातावरण से उत्पन्न होते हैं। बाह्य कारक बाहरी वातावरण से उत्पन्न होते हैं, तो ये हम इनको 2 प्रकार से देख सकते हैं। पहला ये होता है माँ के गर्भ के चारों ओर का वातावरण। माँ के गर्भ के चारों ओर का वातावरण का अर्थ ये है कि जब शिशु माँ के गर्भ में आता है तभी ये एक्सटर्नल फैक्टर काम करना शुरू कर देता है। ये उसको किस किस तरह से प्रभावित करता है? सबसे पहले वह माँ के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करता है। यदि बालक गर्भ में आया है तो वह बाहरी वातावरण से जरूर प्रभावित होता है। हम सभी ने पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो वह अच्छी कथाएं सुने, पौराणिक कथाएं सुने, वीर कथाएं सुने, जिससे उसके बालक का मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होता है। दूसरा, इसी एक्सटर्नल फैक्टर में दूसरा पॉइंट होता है गर्भ में शिशुओं की संख्या। ये भी बाह्य कारक पर निर्भर करती है। दूसरा इसके अलावा होता है नेक्स्ट है हमारा आहार की मात्रा एवं गुण। तो यह भी बाह्य कारक के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब माँ के गर्भ में शिशु होता है तो उसे पर्याप्त मात्रा में आहार लेना आवश्यक है। उस आहार में गुणवत्ता अधिक होना चाहिए। उसमें कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी की मात्रा पर्याप्त होना आवश्यक होती है। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल फैक्टर में आता है गर्भ पर हानिकारक किरणों का प्रभाव। हम सभी जानते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है, गर्भावस्था होती है, तो हम उसे बाहरी हानिकारक किरणों से बचाते हैं। ये कहा जाता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं या जो ग्रहण के समय रेज पड़ती हैं वह इस गर्भस्थ शिशु पर ना पड़े, तो इनका भी हम बाहरी कारक में इनका भी ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है शिशु पर आघात। हम सभी जानते हैं कि जब गर्भावस्था होती है
तो कहीं पर भी चलने फिरने, पैदल चलने की, ऊपर चढ़ने की या कहीं पर भी किसी भी प्रकार की चोट लगने की संभावना को रोका जाता है। ये कहा जाता है कि आप इसकी रक्षा करें तथा अपनी अवस्था का ध्यान रखें। और लास्ट पॉइंट आता है एक्सटर्नल फैक्टर में सामान्य एवं असामान्य डिलीवरी। तो ये सभी गर्भस्थ अवस्था में शिशु की अवस्था पर निर्भर करती है कि उस समय पर ये जो डिलीवरी होना है वो सामान्य है या असामान्य है। असामान्य का अर्थ होता है सर्जिकल या ऑपरेशन के द्वारा शिशु को बाहर निकालना। दूसरा पॉइंट हमारा आता है बालक के जन्म के बाद का वातावरण। बालक के जन्म के बाद के वातावरण में सबसे पहला पॉइंट आता है, नेक्स्ट बिंदु है हमारा बालक के जन्म के बाद का वातावरण, जो कि बाह्य कारक के अंतर्गत आता है। तो इसमें सबसे पहले आता है देखभाल की व्यवस्था। बालक जब जन्म लेता है तो उसके देखभाल की क्या व्यवस्था है, उसके घर में कितने मेंबर्स हैं माता पिता के अलावा, जो कि बालक की सही तरीके से देखभाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये बाह्य कारक के अंतर्गत आता है। सेकंड होता है उसका आर्थिक स्तर, इकोनॉमिक स्टेटस। आर्थिक स्तर का अर्थ है कि जहाँ बालक ने जन्म लिया है वह माता पिता और उनका परिवार की आर्थिक स्तर किस तरीके का है, उसे प्रॉपर पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुपोषण का शिकार तो नहीं है, यह भी बाह्य कारक के अंतर्गत आता है। तीसरा बिंदु होता है आसपास का वातावरण। ये आसपास का वातावरण भी उसके परिवार के आर्थिक स्तर पर निर्भर करता है कि वह किस क्षेत्र में रह रहा है, जहाँ पर उस बालक का जन्म हुआ है उसका परिवार किस स्तर का है और उसके आसपास का वातावरण कैसा है। यदि आसपास का वातावरण अच्छा है तो बालक के वृद्धि एवं विकास में उसका बहुत ही योगदान प्राप्त होता है, और यदि आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है तो जन्म के बाद उसके व्यक्तित्व में और उसके समायोजन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट आता है एक्सटर्नल फैक्टर में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुविधाएं। गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुविधाएं मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सुविधाएं कितनी हैं। उस बालक ने जन्म लेने के बाद जिस परिवार में उसने जन्म लिया है वो उसको प्रॉपर सुविधाएं दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, उन सुविधाओं में कितनी गुणात्मकता है, कितनी क्वालिटी है कि किस तरीके से उसे खिला पिला रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसको एक अच्छा सुविधा युक्त जीवन प्रदान कर रहे हैं, ये भी बाह्य कारक के अंतर्गत आता है। और लास्ट पॉइंट होता है बालक की शिक्षा एवं अन्य लोगों से संबंध। बालक जन्म के बाद जब बड़ा होता है तो उसको किस स्तर की शिक्षा दे रहे हैं, उस परिवार के लोग उसको प्रॉपर तरीके से शिक्षा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, यह भी बाह्य कारक पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें आंतरिक कारक और बाह्य कारक इस तरीके से होते हैं जो कि उसकी पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं और उसकी पर्सनालिटी को एक सकारात्मकता प्रदान करते हैं, जिससे वह एक अच्छा नागरिक बन सके।